ये कहा था मैंने कि बैटरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो बैटरी के दो difference मालूम है सब लोगों को। पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन द टर्मिनल्स इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन बैटरी। दोनों इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, द टर्मिनल विथ हायर पोटेंशियल, हायर जो पोटेंशियल उसको हम पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और उसको हम बड़ी लाइन से दिखाते हैं, और छोटे लाइन से जो दिखा रहे हैं वो लोअर पोटेंशियल है, क्या कह सकते हैं निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे दिखाएंगे। द वैल्यू ऑफ दिस फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, उसको ईएमएफ से लिखते हैं हम लोग, ऐसे सिंपलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, इफ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगर मैंने यहाँ से कोई कंडक्टिंग प्लेट ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिवली चार्ज करेगा इसको, यानी पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेगा, और निगेटिव वाला टर्मिनल में नेगेटिव अप्लाई कर, the positive the potential हो जाता था। Yes. When the two plate capacitors are connected to the terminal of the battery, क्या हुआ, are connected to the battery, when the plate of a capacitor are connected to the terminal of a battery, the potential difference between the plates of the capacitor becomes equal to EMF of the battery. इसका ही पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, तो EMF of the cell के इक्वल होगा। द टोटल चार्ज इन बैटरी ऑलवेज रिमेन्स जीरो। टोटल चार्ज, क्योंकि जितना पॉजिटिव प्लेट चार्ज सप्लाई करेगा उतना ही नेगेटिव वाला प्लेट उतना ही चार्ज सप्लाई करेगा, तो टोटल चार्ज सप्लाई अगर कहेंगे तो हमेशा जीरो रहेगा। लेकिन जब वर्क डन ऑन द बैटरी जब पूछा जाता है तो हम Q इंटू EMF ऑफ द सेल करते हैं। ये Q इंटू E है, वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, बैटरी ने कितना वर्क डन किया है। टोटल चार्ज इन बैटरी ऑलवेज रिमेन्स जीरो इफ इट्स पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाइज प्लस क्यू चार्ज, तो नेगेटिव टर्मिनल उतना ही माइनस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा। अगर वर्क डन बैटरी ने कितना किया ये पूछा जाए तो Q इंटू EMF द सेल कर। ठीक है, ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ, बैटरी को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि कैपेसिटर है जिसका चार्ज 60 माइक्रोकूलम, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू लिखेंगे, Q इक्वल टू CV, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q इक्वल टू C इंटू V। अब चार्ज दे दिया गया 60 माइक्रोकूलम, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू C निकालना है हमें, और V कितना है इसका 12 वोल्ट। तो 6, तो 12 डिवाइड हो जाएगा इधर में, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब ये कैपेसिटेंस इसलिए जो यहाँ पे लिखेंगे हम दैट इज फराड, इसी को हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 5 माइक्रो फराड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जनरली इजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, Q इक्वल टू CV के ऊपर। बताओ उसको, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जो स्टेप हमें फॉलो करने हैं पहले वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे इस पे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो है क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होगा इस बार, पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस लॉ तो ये था। ठीक है, तो इसका यूज करके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे कैलकुलेट। फिर सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बाय यूजिंग फॉर्मूला डीवी इक्वल टू क्या था, डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, अब हम तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Q is, since step 3, since Q is equal to CV, तो C is equal to Q by V। यानी कि स्टेप 2 में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, V इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई करके जो V निकाला है हमने सेकेंड वाले स्टेप में, उसी सेकेंड वाले स्टेप का जो V है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कैपेसिटेंस C निकल के आ जाएगा। मतलब जो भी कॉम्बिनेशन देंगे वो, या जिसके लिए भी वो कहेंगे, जिस भी कैपेसिटर के लिए कहेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, सब केस में ये तीन स्टेप का फॉर्मूला यूज हो। ठीक है, क्या पहला, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक है, इसको यूज करेंगे। और उसके बाद क्यू इक्वल टू सी वी, यानी सी इज इक्वल टू क्यू वाई। ये तीन स्टेप ही हर बार किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को कैलकुलेशन करना है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। पहला जो है वो लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस में पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग ये तीन स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरा स्टेप है S3। ठीक है, तीन स्टेप है, S1 S2 S3। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो एक कैपेसिटर प्लेट हमने ले लिया इसे। ठीक है, और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया इसे, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा प्लेट यहाँ पे लेंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज। ये फेसिंग सरफेस, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिखाना होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उससे हमें गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस लॉ क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हमें एक क्या निकालना है, एक गॉसियन सरफेस पहले सिलेक्ट करना है। तो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते समय हमें जो ध्यान में रखना है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलेंडर हम लोगों ने ले लिया, जिसका सिलेंडर का कुछ पार्ट कहाँ पे है, अंदर में है कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, और कुछ पार्ट बाहर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, गॉस लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है वो है सिग्मा है इसका चार्ज डेंसिटी, और इसका है माइनस सिग्मा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, सिग्मा क्या है यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये गिवन। ठीक है, तो जो छोटा सा एरिया तुमने यहाँ पे लिया है डेल्टा एस, ठीक है, छोटा सा जो एरिया लिया है डेल्टा एस, उसके अंदर कितना चार्ज है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि टोटल ए प्लेट के ऊपर, ए एरिया का जो प्लेट है उसके ऊपर क्यू चार्ज, क्यू चार्ज है किसके ऊपर, ए एरिया के प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज, 1 यूनिट के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्यू बाई ए। तो डेल्टा एस यूनिट के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्यू बाई ए इंटू डेल्टा एस। ठीक है, तो ये अंदर का चार्ज हो गया। अब यहाँ पे E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ ऐसे, ये वाला डायरेक्शन। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है? बताओ जल्दी, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है? तो ऐसे लेना है, एरिया ये है, इधर से अगर लाइट देंगे तो इसका शैडो कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यही है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, दोनों का एंगल सेम है। तो ई डॉट डीएस में हम ऐसे लिखेंगे, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 0 इक्वल टू क्यू बाई अंदर का चार्ज क्यू बाई ए डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो गया, जो आया यहाँ पे ई का वैल्यू वो आया क्यू बाई ए, जिसको हम सिग्मा भी लिख सकते हैं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया, गॉस लॉ यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक या ठीक है? ठीक है यहाँ तक पक्का? हाँ, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। सर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है? क्या कैसे हो रहा है? एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे हो रहा है? ये तुम्हें कोई कंसिडर करो कि यहाँ पे कोई कोई कॉपी है, कोई कॉपी जो फोल्ड होने वाला कॉपी है, तो ये दो, लिख निकल। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर ऐसे रखा गया है, इसका एरिया ये, इस एरिया का परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा? इस एरिया का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन होगा ना? ठीक है, तो ये और डायरेक्शन इसके दोनों के पैरेलल है या नहीं है? हाँ सर। इसका क्वेश्चन था ये। हाँ, अन्य हाँ क्लियर। सर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस एरिया के, एक्चुअल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन, अगर कोई किसी ने कह दिया कि एक्स वाई प्लेन है ये, तो जेड के लॉन्ग होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कोई वाई जेड प्लेन कह देते तो एक्स होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो सिलेंडर उसका नॉर्मल का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन तो हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 कंप्लीटेड। फिर स्टेप 2 में क्या था? कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग डीवी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस ई डॉट डी आर। जब भी हम लोग जाते हैं तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तुम लोग का लिखने पे बहुत ज्यादा ध्यान है, मैं रुकूंगा, लिख लेना अच्छे से। ठीक है, समझने पर ध्यान नहीं देता इसलिए समझ में कम आता है तुम लोगों को। ठीक है, डी आर, डी आर का डायरेक्शन कौन सा है? हमेशा हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। लो पोटेंशियल कौन सा है इसमें, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला, ये लो पोटेंशियल पे है। तो जाना हमें ऐसे है, ठीक है, प्लेट ए से बी की तरफ जाना है, ऐसे जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके उल्टा है। तो जब मैं ई डॉट डी आर करूंगा यहाँ पे, ई डॉट डी आर, तो क्या लिखूंगा? माइनस ई डी आर कॉस 180, क्योंकि अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो डीवी इक्वल टू ऐसा लिखें। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दिया, डीवी को, डीवी का इक्वेशन वी हो इक्वल टू माइनस ई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ई की जगह पे जो है वो लिख देते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, और ये कॉस 180 -1। तो -1 यहाँ पे जब आएगा ऐसे, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के इसको पॉजिटिव कर देगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट की तरह बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डी आर का इंटीग्रेशन क्या दे देगा? आर, और आर के अंदर सब्सटीट्यूट होगा ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो कि डी है। तो डी आर बेसिकली आर होगा, उसके अंदर 0 से डी लिखेंगे, फिर डी माइनस 0 लिख करके डी लिखेंगे। तो बेसिकली डी आर का इंटीग्रेशन इज, मतलब छोटे छोटे लेंथ को अगर ऐड कर दे तो यहाँ से यहाँ तक जाने का डी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज डी, सिंपल। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? पोटेंशियल वी इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर का इंटीग्रेशन हो गया डी। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद v का कैलकुलेशन हो गया, स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप 3,
नाउ सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू की जगह पे रहने दो, क्यू को डी हमने कैलकुलेट कर रखा है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्यू इंटू डी, और नीचे में ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू बाई क्यू इंटू डी, और ऊपर में ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल, तो जो सी का वैल्यू आया वो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, यहाँ तक हमारा कोई टेस्ट है आज? ठीक है, बता देना मुझे, 6 याद कर देना, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ तक, चलो आगे। ये हो गया, नेक्स्ट। लास्ट का बच्चा हुआ लिख लो, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, लेकिन बस जब बताता रहो, एक्सप्लेन करता रहो, उस समय मत लिखना। ठीक है, यही 3 स्टेप हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो, डेरिवेशन तुम लोग से करवाना है, सेकंड वाला डेरिवेशन एक बार स्फेरिकल कैपेसिटर, जो सेकंड वाला है डेरिवेशन, वो स्फेरिकल कैपेसिटर का है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में इंटीग्रेशन उसी तरह से जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, वैसे ही ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, फिर गॉस लॉ लगाने का मतलब फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन को माइनस और ई डॉट डी आर, और उसके बाद फिर क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, यानी कि अब तुम्हें करना है कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर तो क्या करेंगे, ऐसा है, एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस। प्लस किसके ऊपर दिखाओ, अंदर वाले सरफेस पे या बाहर वाले सरफेस पे? उधर में नहीं झांकना है, हाँ, बाहर वाले सरफेस पे। और अंदर वाले सरफेस पे क्या दिखाओ, माइनस। सबके सब लल्लू हो एकदम। अंदर वाले सरफेस पे प्लस। अब पूछो कि रीजन क्या है, मैं क्यों नहीं दिखा सकता उधर में बाहर में प्लस? तो अभी अभी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया गया था कि V इक्वल टू लिखते हैं हम के क्यू बाई आर। अब जिसका आर कम होगा, छोटा होगा, वो तो बड़ा होगा ना पोटेंशियल ऑफ, इसलिए छोटे वाले रेडियस पे प्लस चार्ज को दिखाते हैं, और निगेटिव चार्ज हम यहाँ पे दिखाएंगे, अंदर वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज, फेसिंग सरफेस होना चाहिए। ठीक है, उतना ही निगेटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल, ऐसे ही मार्क करना है तुम्हें। ठीक है, पहला लोग तो यही पे गलती कर देते, माइनस 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 पुट, माइनस और प्लस है कुछ भी नहीं पुट सकते। प्लस वाला ये होगा हाई पोटेंशियल, और माइनस वाला लो पोटेंशियल होगा। क्या चल रहा है, बंद कर दो, और ईयरफोन बिल्कुल ही निकाल दो, नहीं तो मैं फोन फेंक दूंगा। लास्ट पढ़ा, अब तक मिलेगा तुम्हारा फोन, मैं फेंक चुका हूँ, पूछ लेना नीचे, फोन फेंक चुका हूँ। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो इसमें हम लोग प्लस वाले इस वाले सरफेस पे रखेंगे, और माइनस इस वाले सरफेस पे रखेंगे। ठीक है, अब इस रेडियस को हमने R1 कहा, और इस वाले रेडियस को R2 कहा। ठीक है, रेडियस तो बड़ा है, छोटा है, तो R1 R2 ऐसा लेंगे।
अब पहला काम जो हमें करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका यूज करके, गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से चार्ज लेना शुरू करेंगे, R1 से R2 तक जाना है, तो हम बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट है, इसको हम लोग कह देते हैं R, ठीक है। और इसको रेडियस लेकर के क्या किया हमने, एक ड्रॉ कर लिया हमने इमेजिनरी सरफेस, इसको रेडियस लेकर के। जिस पॉइंट पे पूछा जाता है, बताया था ना गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है उसको रेडियस ले, अगर स्फीयर है तब सिमेट्री बेस्ड लेना है, तो सिमेट्री बेस्ड अगर लेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे स्फेरिकल हो या पॉइंट चार्ज हो तो उसमें स्फीयर लेते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस जो लेते हैं स्फीयर लेते हैं। तो ये वाला जो रेडियस है हमारा, ठीक है, ये वाला रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ये वाला रेडियस, ये रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा बताओ, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई इंटू डी एस का मतलब क्या होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस क्या होगा, अगर मैंने आर स्मॉल आर लिया है तो 4 पाई r² है ना गॉसियन सरफेस। इंटीग्रेशन ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है सिर्फ गॉसियन सरफेस का एरिया। इसलिए ये सिंपल है, गॉस लॉ अप्लाई करके हम जल्दी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर का चार्ज कितना है, चार्ज पूछ रहा हूँ, चार्ज पूरा ही चार्ज है अंदर में, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ अंदर में, गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस ये वाला है बीच वाला लाइन, गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला। तो क्यू इनसाइड पूरा क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था, पहला स्टेप कंप्लीटेड, ठीक है। सेकेंड था डीवी का कैलकुलेशन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। ई का वैल्यू कितना है, क्यू बाई, अभी अभी निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर, इंटू डी आर, ठीक है, इंटू डी आर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन जब डालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होना चाहिए, R1 से R2 कि R2 से R1, R1 से R2 कि R2 से R1, R2 से R1। क्यों R2 से R1, क्योंकि R2 लो पोटेंशियल, हमेशा जाते हैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इंटीग्रेट करते समय इसको क्या लिखेंगे, R2 से R1 जाना है। अब जो कांस्टेंट है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन को बाहर निकाल दो, जो बचा है उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या आने वाला है बताओ, टीवी का इंटीग्रेशन V हो गया, V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन R⁻² -2 dr, -2 dr को अब क्या लिखेंगे बताओ, माइनस ऑफ, रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, -2 + 1 मतलब -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 यानी -1 नीचे, तो -1/r ऐसा आएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1, ठीक है। अब समझ में आया, देखो वहाँ पे स्टेप्स देखो, बुक में देखो, समझ में आया या नहीं, सेकेंड पेज, सेकेंड इसके बाद वाला, ये हम लोगों ने किया है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया है, गॉस लॉ अप्लाई करके, फिर डॉट दिया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 1/R1 -1/R2, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, माइनस माइनस को प्लस कर दो, माइनस वाला, और ये पहले से एक माइनस है, माइनस साइन अंदर से निकाल दो, माइनस माइनस को प्लस कर दो, फिर क्या लिखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R1 -1/R, क्या हो जाएगा ये कैलकुलेशन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ये हो चुका है R2 - R1, ठीक है। तुम्हें पता है ना कि हर जगह पे कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है,
और जो तुम्हारा एक्टिविटी होगा ना सीधे पेरेंट्स को यहाँ से रिकॉर्ड होगा हर जगह पे, जाके नीचे देख लेना, नीचे देखे ही होगे, गए होगे, हर जगह पे कैमरा इंस्टॉल हो रहा है, और जो एक्टिविटी होगा ना सीधा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, सीधा पेरेंट्स को चला जाएगा। इसे संभाल के रहो। तो क्यू इंटू आर टू माइनस आर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर, ठीक है। v इक्वल टू, ये v तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये सेकेंड स्टेप ये हमारा पूरा हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो q इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला यूज करके c का कैलकुलेशन करना है। तो c इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। अब q को एज इट इज q रहने दो, और v जो फॉर्मेट है जो आया है वो लिख दो, q इंटू आर टू माइनस आर वन इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू, ठीक है। q से q कैंसिल, कैपेसिटेंस निकल के आ गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू बाई आर टू माइनस आर वन, ठीक है। नोट कर दो आप, ध्यान कहाँ कहाँ पे रखना है मैं बता दूं एक बार वापस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। इंटीग्रेट करते समय, लिमिट पुट करते समय लोग गलती कर देते हैं, आर वन से आर टू लिख देते हैं। आर टू से आर वन करना है, हमेशा लो से हाई पोटेंशियल जाते हैं। लो वाला पोटेंशियल कौन सा है, जो निगेटिवली चार्ज, माइनस, माइनस वाला है लो पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल है प्लस वाला, ठीक है। तो आर टू से आर वन जाना है, ये चीज ध्यान रखना है। इंटीग्रेट करते समय आर टू से आर वन, यहाँ पे गलती नहीं हो बस। क्या बोलो? टेस्ट भी रिकॉर्ड होगा वैसे ही, जो लोग पीछे जाकर के गूगल यूज करते हैं ना उनके लिए भी। तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, वैसे टेस्ट नहीं देना है। और उसका जब ऑटो सबमिट हो जाता है तब कहते हो कि हम ब्लॉक हो गए, दे नहीं पा रहे हैं टेस्ट। कल टेस्ट दिया था, कौन सा टेस्ट दिया था? तुम लोगों ने कौन कौन सा टेस्ट दिया है कल? बायोलॉजी, और टेस्ट नहीं दिख रहा था तुम्हें? हाँ, तुम लोग और टेस्ट नहीं दिख रहा था? पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं कल के लिए कल टेस्ट नहीं दिख रहा था, एक बार लॉगिन करके दिखाओ तो। छोड़ दिया तुमने? मुझे नहीं पता था वो टेस्ट किस लिए था। असाइन था तो दिख रहा होगा तो देना चाहिए था ना। हम्म, तुम्हें नहीं दिख रहा था, दिखाओ अभी। लॉगिन ऑन था तो उसको छोड़ने के लिए था। हाँ, तुम लोगों ने कौन कौन सा टेस्ट दिया है कल? बायो का देखा है मैंने सबका, लोग सब बायो देके निकल लिए यहाँ से। हाँ, तो फिजिक्स का टेस्ट नहीं दिख रहा था? हाँ, तो फिर ये तो आया ही नहीं था, आया था कल, क्यों नहीं आया था? ट्यूशन रहता है, छोड़ दो सब ट्यूशन। अगर इधर में आ रहा है ना तो तुम्हें ऐसे भी सांस लेने का फुर्सत नहीं मिलेगा, ये समझ लो। अगर तुम यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारा सांस लेना ही मुश्किल है, ठीक है। इतना टाइम तुम्हें मिलेगा नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी देखो, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका देखो तुम किस तरह से पैक्ट हो जाते हो इधर। क्योंकि खराब होगा तुम्हारा टेस्ट, वापस से रीअसाइन होगा टेस्ट, ठीक है। तुम्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो इम्प्रूव नहीं होता है। सोच रहा हो गलत जगह पे आगे। कैपेसिटेंस सी इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू बाई आर टू माइनस आर, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस आ गया स्फेरिकल के। देखो यहाँ स्टेप अभी भी वही है, वही तीन स्टेप है। तो सिचुएशन चेंज होने से ये फॉर्मेट अलग अलग आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मेट अलग दिख रहा है ना, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू बाई आर टू माइनस आर। पिछले वाले में एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी दिख रहा था, यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है। अभी हम लोग स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जाएंगे तो कुछ और ही दिखेगा। लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन बाय यूजिंग गॉस लॉ, पोटेंशियल का कैलकुलेशन यूजिंग dv इक्वल टू माइनस ऑफ p डॉट dr। फिर दो, फोन हटा दो।
हाँ ठीक है, ठीक है। dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और उसके बाद फिर v के बाद हमें c का ये q का कैलकुलेशन करना है, q इक्वल टू सी वी, तो c यहाँ से निकाल लिया q बाई वी, और उसके बाद यहाँ से जिस फॉर्मेट में आएगा वो लिख देंगे इधर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग दोगे कैपेसिटेंस ऑफ, ये कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कर लोगे खुद से, इस बार तुम्ही लोग को मिलेगा ये। वापस से ये 3 स्टेप ही करना है। ये 3 स्टेप कौन कौन सा 3 स्टेप? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन बाय यूजिंग गॉस लॉ, पोटेंशियल का कैलकुलेशन बाय यूजिंग ई डॉट डी आर, और उसके बाद क्यू इक्वल टू सी वी। उससे पहले तुम्हें प्लस और माइनस चार्ज दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाना क्योंकि प्रेजेंट करना पड़ेगा बहुत सारा चीज, ठीक है। एक सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, और उस सिलेंडर के आगे एक और सिलेंडर, बड़ा सा सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब उसको कवर करता हुआ एक सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखना, वैसा, ठीक है। ये डायग्राम, हाँ, उसको थोड़ा सीधा करके बनाओ, वैसे वर्टिकल बनाते तो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा एक सिलेंडर, उसके आगे एक और सिलेंडर, ठीक है, और उन दोनों के बीच में हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, जैसे इसमें किया था। ऐसा होगा, एक सिलेंडर और इसके ऊपर एक और सिलेंडर, ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये रेडियस को R1 लिख देंगे, और बड़े वाले रेडियस को R2, यहाँ से यहाँ तक R2, ठीक है। जो छोटा वाला सिलेंडर है इसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज होगा, बताया मैंने रीजन, उसका लॉजिक बताया कि ये स्मॉल आर होने से पोटेंशियल हाई हो जाता है, और इसके ऊपर माइनस, फेसिंग सरफेस के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देना है, ठीक है। अब बताओ तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, तो बीच वाले रीजन में, मतलब R1 R2 के बीच में, यहाँ पे इसको, हाँ, एक आर लेना है, एक रेडियस लेना है, और एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर ड्रॉप, ठीक है। एक छोटा सा सिलेंडर ड्रॉ कर देना है। और टेस्ट का टाइम पे तुमने ट्यूशन रख कैसे लिया? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा ट्यूशन रखने का उस टाइम? हाँ, कैसे रख लिया? कौन रखा ट्यूशन तुम्हारा? कौन सर का क्लास? गोपाल सर का क्लास 6 बजे था, किसने कहा? हाँ, क्या कंटिन्यूशन हो रहा था? थोड़ा और थोड़ा मोड़ा सब खत्म कर दो, ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स को बुला करके, ठीक है, पेरेंट्स को बुलाना तुम नेक्स्ट वाले क्लास, देखो कौन सा क्लास लगता है तुम्हारा। मैंने पहले ही बता दिया था, ये टाइम खाली रखना है तो खाली रखना है, टेस्ट होगा तो होगा ही हर वीक में, ठीक है। चलो ये आर है, स्मॉल आर ले लिया, वेरिएबल है इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने सेलेक्ट किया है, मान लो इसका अपना कुछ लेंथ रहा होगा, एल लेंथ सपोज दैट, हमने इसमें से एक्स लेंथ लेकर के
क्या किया है, गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है। इस एक्स लेंथ के अंदर कितना चार्ज है, तो ऐसा है कि एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज, कितना, क्यू, तो 1 यूनिट के ऊपर कितना चार्ज हुआ, क्यू बाई एल, इसी को हम लैम्डा कह रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसी को हम लोग कह रहे हैं लैम्डा। अब इसके बाद लैम्डा अगर मालूम है तो एक्स लेंथ के अंदर कितना चार्ज, एक्स लेंथ के अंदर क्यू बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब गॉस लॉ अप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस में सिर्फ मैंने बताया था कि ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है ऐसा। हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस का एरिया लिख देते हैं। गॉसियन सरफेस क्या है, हाँ, गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस 2 पाई आर इंटू एक्स, ये होगा इक्वल टू चार्ज अंदर का चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स एक्स कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया यहाँ पे क्या है, इस लैम्डा को क्यू बाई लिख सकते हैं, तो क्यू बाई 2 पाई आर इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट हो गया, अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन कैसे, dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो निकालो dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और इंटीग्रेट करते समय जो लिमिट डालेंगे वो लिमिट किसका होगा, लो से हाई पोटेंशियल, लो मीन्स R2 से R1, R2 से R1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, dv तो v हो जाएगा, माइनस e का वैल्यू क्या लिखो, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल इंटू डी आर। अब 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/r, 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, सौरभ, 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, पिट जाओगे तुम्हारे तो पक्का पिटोगे तुम, 1/x 1/x dx क्या होता है, रोहन क्या होता है, अनुष्का क्या होता है, आज इन लोग को उठक बैठक कराना है, क्या होता है, हाँ, x-1, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था लगन, और को क्या होगा, बहुत अच्छा, अरे झाँक लिया क्या उधर, हाँ झाँक लिया, झाँक लिया, शकल से तो यही लग रहा है पता होता तो बात पहले बोल दिया होता ठीक है, v इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल को रहने दो, डी आर बाई आर इज एल एन आर लॉग, बताया था कि ये जो फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, ऐसा लिखते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। मैंने बताया था, स्ट्रिक्टली मना किया था यहाँ पे जब -1 हो तब ये फॉर्मूला मत लगाना, -1 के केस में ये 1/x हो जाएगा, और 1/x dx इज ln x लिखाया हुआ है, ये चीज बेसिक मैथ्स वाले क्लास में कराया था, ठीक है, ln x, तो ln r, और इसमें इंटीग्रेशन डालेंगे कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1। अब बताओ, माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और ये हो गया ln r1 माइनस ln r2, ठीक है, अपर लिमिट -1। अब ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल ln r2 माइनस ln r1। अब ये लॉग का प्रॉपर्टी है, log a माइनस log b इज log a बाई b, ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने क्यू बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल ln R2 बाई R1। ठीक है, ये तो V निकाल लिया। अब इसके बाद C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट। Q की जगह पे Q और V की जगह पे ये पूरा चीज, तो Q ln R2 बाई R1 और ऊपर में चला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। Q से Q कैंसिल, क्या आ चुका है कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बाई ln R2 बाई R1। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला चेंज हो गया लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। फंडामेंटल अभी भी वही है, वही तीन स्टेप, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर ई डॉट डी एस करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, फिर उसके बाद डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर करके पोटेंशियल का कैलकुलेशन, पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया तो क्यू इक्वल टू सी, सी इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, एनसीईआरटी में इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज। एनसीईआरटी में डेरिवेशन में अगर जाओगे तो डेरिवेशन में ये चीज नहीं मिलेगा, लेकिन उनके क्वेश्चन में जो पीछे क्वेश्चन है उसमें जाओगे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी पूछ रखा है और स्फेरिकल कैपेसिटर भी पूछ रखा है, तो उसमें ये डेरिवेशन यूज होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक स्पेशल केस है, स्फेरिकल कैपेसिटर में आइसोलेटेड स्फीयर का, आइसोलेटेड स्फीयर देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के बाद यहाँ पे केस है आइसोलेटेड स्फीयर का। हाँ, हो गया ये आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का क्या क्या मतलब है, एक ही स्फीयर है, दूसरा उसका सरफेस है नहीं, तो दूसरा सरफेस हम मानते हैं इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए कि एक इमेजिनरी सरफेस हम इन्फिनिटी के ऊपर अगर कंसिडर करेंगे तो वहां से और इस सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड स्फीयर में R2 जो दूसरा वाला रेडियस है उसको मान के चलते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट वाला केस, आइसोलेटेड स्फीयर, नोट पॉइंट में जाएगा ये। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। तो आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब एक ही स्फीयर है। ठीक है, दूसरा सरफेस हम इन्फिनिटी के ऊपर मान रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में इसका रेडियस ऐसा दिया हुआ है आर, हम लोगों ने लिखा कैपेसिटेंस जो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए होता है क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 बाई R2 माइनस R1। ठीक है, ये तो जनरल था किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, लेकिन यहाँ पे तो R2 टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है। R2 कहाँ है, इसका वैल्यू क्या होगा, R2 अगर टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, R1 R पे हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 में अगर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ऊपर में भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्या होगा वैल्यू, हाँ, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन ऐसे चीज के लिए ही लिमिट बना है, लिमिट पढ़ा है ना तुम लोगों ने, लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो इसका, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो। लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू डिवाइड करो ऊपर नीचे, R2 से डिवाइड कर दो या R2 को कॉमन निकाल करके काट दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, C इक्वल टू ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ R2 से, R2 बाई R1 मैंने इसमें भी डिवाइड कर दिया R2 से डिवाइडेड बाई, और नीचे में भी R2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो कट गया, ये भी कट गया 1, नीचे में R1 बाई R2, R1 एक छोटा नंबर, R2 इन्फिनिटी, तो छोटे नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो नीचे वाला ये वाला टर्म हो गया जीरो। ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो, टेंडिंग टुवर्ड जीरो। और बच गया क्या हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 को तो R कहा गया था तो R पुट करूंगा डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस जीरो, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे आइसोलेटेड स्फीयर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है यहाँ तक। यही अगर बहुत बड़ा स्फीयर होता, पैरेलल लिमिट जिसको लिखा है नेक्स्ट वाले केस, उसके बाद वाले पैरेलल लिमिट लिखा है ना, बहुत बड़ा अगर स्फीयर होता, ये पैरेलल लिमिट, ठीक है, और R1 R2 के बीच का सेपरेशन कम होता, मतलब दो बड़ा बड़ा स्फीयर ले रहे हैं, लेकिन R2 और R1 के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम, ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस केस में R2 और R1 के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, ठीक है, तो R2 माइनस R1 जो भी सेपरेशन वो D है। और चलो उसके पहले हम लोग देखें R1 R2 फॉर्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ये था जनरल केस। लेकिन पैरेलल लिमिट के केस में दोनों ही रेडियस काफी दूर में है, मतलब बहुत बड़ा स्फीयर है, तो बहुत बड़े स्फीयर को अगर तुम दूर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? बहुत बड़ा स्फीयर, यहाँ पे बहुत बड़ा स्फीयर, तुम्हें इंड दिखाई नहीं दे ऊपर नीचे, तो कैसा दिखाई देगा? प्लेट। प्लेट सामने से कैसा दिखाई देगा? एक बहुत बड़ा स्फीयर, तुम उसका इंड देखोगे तब तुम्हें स्फेरिकल दिखेगा ना, इंड दिख ही नहीं रहा है, तो सामने से देखने पर कैसा दिखेगा? प्लेट। सामने दिखेगा कि एक प्लेट है, ठीक है, तो ये प्लेट जैसा होगा। प्लेट में जैसे लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, प्लेट में कैसे लिखते हैं एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी, वैसा ही दिखेगा पैरेलल लिमिट के केस में। तो लिखो पैरेलल लिमिट के केस में R2 माइनस R1 डी के इक्वल है, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन काफी कम है, तो R2 माइनस R1 डी हो चुका है। लेकिन ये डी जो है वो R1 और R2 के रिस्पेक्ट में काफी छोटा है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि R1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स R2, ठीक है, लेकिन R2 माइनस R1 या फिर R2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स R1, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन R2 माइनस R1 दिया हुआ है, बहुत छोटा डिस्टेंस है लेकिन है डी, तो इसको मैं डी लिख दूंगा। ऊपर में क्या लिखूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 को भी R और R2 को भी R, क्योंकि ये काफी छोटा है, ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? 4 पाई R स्क्वायर स्फीयर का एरिया होता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी ऐसा लिखे, तो ये पैरेलल प्लेट की तरह बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा स्फीयर हो उस केस में पैरेलल लिमिट लगेगा, यानी कि ये बन जाएगा प्लेट की तरह, पैरेलल प्लेट की तरह, 4 ये दिखेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, इसको हम लिखेंगे किसके अंदर? इसको लिखेंगे हम पैरेलल लिमिट के हेडिंग के अंदर। पैरेलल लिमिट, पैरेलल लिमिट कब यूज कर रहे हैं? जब R1 R2 काफी बड़ा है लेकिन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, ठीक है, तब के लिए पैरेलल लिमिट। ये सब एस सी वर्मा में दिया हुआ है, देखो तो आप बुक खोलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ क्या बताया गया है, ठीक है, चलो एक बार दिखा दो आप एस सी वर्मा क्या क्या हमने कर दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया पहले हमने, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए डॉट डी का कैलकुलेशन, फिर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई जो आया वी क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो वहां से कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आएंगे हम लोग, ये दो क्वेश्चन है। उसका बाद स्फेरिकल कैपेसिटर हमने किया पहले, ई डॉट ई इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन जो ऐसा आया, फिर सी इक्वल टू क्यू बाई वी करके हमने कैलकुलेट कर लिया कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद ये दो चीज़ें भी डिस्कस किया हम लोगों ने। आइसोलेटेड स्फीयर के केस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ये पैरेलल लिमिट लगाया, पैरेलल लिमिट नीचे में, सॉरी यहाँ पे R2 टेंड्स टू इनफाइनाइट किया हमने, तो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ऊपर नीचे R2 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि R1 R2 के इसमें बहुत छोटा है इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया इसको, तो ऐसे लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2, और इसको हटा दिया, R2 से R2 को कैंसिल कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है, ऐसे भी कर
कर सकते हैं, नहीं जिनको मैथ्स का कॉन्सेप्ट मालूम है, ये अप्रोक्सीमेट डाला है इन्होंने, इनको मैथ्स का कॉन्सेप्ट मालूम है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा आया P इज इक्वल टू क्यू बाई सी, दैट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। पैरेलल लिमिट के केस में R1 R2 दोनों का बीच का सेपरेशन काफी कम है, तो वो सेपरेशन चूंकि D दे रखा है इसलिए हम D यूज करेंगे, लेकिन R1 R2 टेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर है, इसलिए ये R का स्क्वायर हो चुका है। 4 पाई R स्क्वायर को हमने एरिया A क्या दिया, तो C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D हुआ। फिर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैलकुलेट किया, वापस से ई डॉट डी एस अप्लाई करके, गॉस लॉ अप्लाई करके हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद ई डॉट डी आर यूज करके हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल निकालने के बाद सी इक्वल टू क्यू बाई बी किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। बच गया है 2 क्वेश्चन इसमें अंदर में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर दो फटाफट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 13.1 करा दिया था, 13.2 है, 13.3, 31.3, 31.2, 31.3। So that SI unit of epsilon naught may be written as farad meter is per meter। तो यहाँ से निकालो, यूनिट निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है, तो ये फराड है इनटू मीटर है बाई मीटर स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन फराड मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। कहा कि एप्सिलॉन नॉट को फराड के टर्म में लिखो, मतलब कैपेसिटेंस के टर्म में, तो क्या लिखेंगे? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ऐसा था। अब इस केस में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू C इंटू डी डिवाइडेड बाई A। C की जगह पे हम क्या लिखेंगे? C के कैपेसिटेंस है तो फराड है, डिस्टेंस है तो मीटर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, फराड मीटर इनवर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31.3, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 20 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे? प्लेट एरिया निकालेंगे, 20 to 20 है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। दोनों के बीच का सेपरेशन मिलीमीटर में दिया है, डी दिया हुआ है, स्मॉल डी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, नहीं मालूम है तो लिख लो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एरिया तो 20 इंटू 20 सेंटीमीटर है, इसलिए 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 मिलीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर को कैलकुलेट कर लिया था, फिर आइसोलेटेड स्फीयर ये सब हो चुका है। अब आ गए हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन निकालना है, अब इसमें जैसा रेसिस्टर का तुम लोगों ने पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, उसी तरह से यहाँ भी है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो पहला जो है इक्विवेलेंट निकालना, वो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तब के लिए। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है तो सीरीज कनेक्शन कहेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऊपर में हेडिंग दोगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैसा कॉम्बिनेशन? तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहला हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में
ठीक है, यहाँ पे बैटरी को लगाया है, मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3। इसका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे, जैसे रेसिस्टर R1 R2 R3 अगर लगा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या मतलब है? सबको हटा करके अगर एक रेसिस्टेंस लगाओ तो वो भी उतना ही काम करेगा जितना तीनों मिल करके कर रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट का ये मतलब। उसी तरह से हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, इन तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगाना है, वो भी उतना ही काम करे जितना तीनों मिल करके कर रहा है। क्या होगा? रेसिस्टर के केस में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, यहाँ पे उल्टा है केस। तो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उससे हम बनाएंगे। पहले, सबसे पहले जिस दो पॉइंट के अबाउट तुम्हें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने को कहे, वहां पे पहले अपने मन से बैटरी का दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दो। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर लिया, ये वाला पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, इसको हम V लिखते हैं। और जो निगेटिव पोटेंशियल होता है उसको हम बाय डिफॉल्ट जीरो लिखते हैं ऐसा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम जीरो मान लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस इज V माइनस जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो है तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, जितना चार्ज ये सप्लाई करेगा उतना ही चार्ज ये भी सप्लाई करेगा, पॉजिटिव ये तो ये निगेटिव। तो इसने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, और बैटरी के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड प्लेट है वो ये वाला प्लेट, तो इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल ने, ठीक है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल ने यहाँ पे कितना चार्ज सप्लाई किया है? इधर माइनस क्यू, उतना ही चार्ज, तो ये माइनस क्यू आ गया। तो ये दोनों को चार्ज मिला, लॉजिकल था। तुम लोग लिखने पर क्यों तुम्हें समझ नहीं आया? लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। ठीक है, ये इसके ऊपर माइनस क्यू, मतलब आदत बना हुआ है, कुछ छूट ना जाए। नहीं छूटेगा, यहाँ पे जितना देर कहोगे मैं रुकूंगा, ये लिख लेना आराम से। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर आया माइनस क्यू। ये वाला बीच वाला प्लेट कैसे चार्ज होगा? होगा कि नहीं होगा? पहले बात तो ये, बीच बीच वाला प्लेट छोड़ दो, फोन छोड़ दो। ठीक है, हाँ, बीच वाला बीच वाला प्लेट कैसे चार्ज होगा? बीच वाला प्लेट कैसे चार्ज होगा, सोच करके बताओ। बीच वाला प्लेट कैसे चार्ज होगा? हाँ, इंडक्शन, बहुत अच्छा, इंडक्शन से चार्ज होगा। बीच वाला प्लेट इंडक्शन से चार्ज होगा, बिल्कुल सही। ये क्यू है तो इसके ऊपर कितना आएगा? माइनस क्यू। और जो प्लस क्यू चार्ज था वो इसके ऊपर चला गया। देखो ये वायर है, वायर के थ्रू तो फ्लो कर जाएगा, प्लस क्यू, फिर इंडक्शन से इसके ऊपर माइनस क्यू, फिर इसके ऊपर प्लस। बाकी सारा चार्ज इंडक्शन से चार्ज हुआ है, बाकी सारा कैपेसिटर प्लेट इंडक्शन से चार्ज हुआ है। इसलिए सीरीज कनेक्शन में सबके ऊपर इक्वल चार्ज होता है। सीरीज कनेक्शन में सारे कैपेसिटर अगर सीरीज कनेक्शन में है तो सबके ऊपर इक्वल चार्ज ही देना है। किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछ ले तो तुम्हें प्लस क्यू कहना। रीजन समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? इसने पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, डायरेक्टली इसको मिला, इसने इसको दिया। लेकिन ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है क्या? नहीं है। ये दोनों कनेक्टेड, बीच में तो एयर है, बीच में एयर है, गैप है। तो बाकी सारा प्लेट कैसे चार्ज हो गया? तो इंडक्शन आएगा, इंडक्शन से चार्ज होगा। तो इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस, प्लस क्यू माइनस, प्लस क्यू माइनस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर प्लेट के ऊपर इक्वल चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रहेगा। और निगेटिव वाले प्लेट पे माइनस क्यू माइनस क्यू, अपोजिट प्लेट फेसिंग सरफेस के ऊपर अपोजिट चार्ज होगा। तो पहला सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला प्रॉपर्टी क्या है? सारे प्लेट के ऊपर इक्वल चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और सबके ऊपर वो इक्वल। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है इसमें, चार्ज रिमेन सेम ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा, सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों होगा डिफरेंट? देखते हैं। यही पहचान है, आइडेंटिटी है सीरीज कॉम्बिनेशन का। देखो यहाँ पे ये वायर है ना, वायर है, वायर होता है कंडक्टर, और कंडक्टर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर इसका बैटरी से कनेक्टेड ये वायर है, अगर बैटरी का पोटेंशियल भी है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? भी है, 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 यहाँ तक भी। जैसे ही कैपेसिटर प्लेट ये दूसरा वायर होगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, V1।
क्या चार्ज कितना है इसके ऊपर? चार्ज चार्ज कितना है इसके ऊपर? क्यू, क्यू बाई सी वन, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी भी लिखा था ना, तो वी माइनस वी वन इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, सी वन। दूसरा वाला पोटेंशियल कितना है? वी वन और